जय जिनेन्द्र सर। चाचू नहीं सुरवास जय जयेंद्र। राज परिजन साथ ही बुध जाच तो भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। मैं तुम चरण कमल गुण गाय स्वामी। मैं तुम चरण कमल गुण गाय बहुविधि भक्ति करो मन ल्याय। जन्म जन्म प्रभु पाऊं तो। चलिए शुरू करते हैं। मंगलाचरण कर लेते हैं अपन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसानम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चल, रिसर्च मेथोडोलॉजी की अपनी एक क्लास है और हम रिसर्च मेथोडोलॉजी इन जैनिज्म को समझ रहे हैं। आज मैं सभी लोगों को बता दूं क्योंकि आज पहली बार ये हम एक क्लास कर रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैंने पहले भी ये बताया था कि पीएचडी स्टूडेंट्स जो हैं उनके कोर्स में भी रिसर्च मेथोडोलॉजी है। और आपको भी मैंने बताया था पीएचडी में जो आरएम कोर्स में है, कोर्स वर्क कर रहे हैं, कि थर्ड सेमेस्टर में हमारे एमए के कोर्स में रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एक डेडिकेटेड पेपर है ना। तो अभी हमारी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चलती हैं, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 टाइम्स अ वीक ना। थर्सडे फ्राइडे का जो समय है वो 3 से 4 है। और सैटरडे जो है, चूंकि हाफ डे रहता है, इसलिए हम 11:30 से क्लास लेते हैं। ठीक है दीपाली जी और राजेश जी, मैं आप लोगों के लिए विशेष कह रहा हूँ। तो आपका जो भी माने जितना हम डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं, उसको हम आपके लिए दोबारा से बता देंगे, दोबारा से समझा देंगे। प्लस आप रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आपको दे दी गई हैं, ग्रुप में आपने देख ली होंगी, है ना। तो उनको भी आप, है ना, देखना शुरू कर दीजिए। उनको भी आप गो थ्रू कर लीजिए। कोई डाउट्स हो तो भी हम उनको एड्रेस करेंगे क्लासेस में। और थर्ड सेमेस्टर की जो हमारी क्लास चलती है आरएम की, उसमें अभी मैंने सोचा कि आपको जोड़ देते हैं तब तक, ताकि जो विषय चल रहा है एटलीस्ट वो तो आपको समझ में आता जाए। और फिर जितना जितना आप लोग कवर करते जाएंगे वो आपका अलग से, आपकी स्पेशल क्लास भी अलग से ले लेंगे। बट यहाँ जितना चल रहा है उतना तो कम से कम आप लोग, है ना, उसको समझते जाएं। इस भाव के साथ आज एक कंबाइंड क्लास रखी है ना, जिसमें थर्ड सेमेस्टर के भी स्टूडेंट्स हैं और पीएचडी के भी स्टूडेंट्स हैं। तो अब आपकी क्लास, है ना, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ थर्सडे से सैटरडे तक रहेगी। थर्सडे और फ्राइडे को 3 to 4, है ना, सैटरडे को 11:30 to, ओके, 11:30 to 12:30 रहेगी। ओके। 1 मिनट आप लोगों से मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा, तृप्ति मैम ने मुझे बुलाया है। 1 मिनट के लिए मैं भी आता हूँ, है ना। तब तक के लिए आप लोग भी आपस में डिस्कस कर लीजिए, एक लोग एक दूसरे को जान लीजिए। इंदु जी, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए महाराज साहब। जय मैं ये जिनेन्द्र। कह रही हूँ, मैम ने जो प्रीति मैम ने अभी लिखाया ना आपको, वो पॉइंट्स है आपके पास तो मेरे को भेज देना, क्यों तो मैंने लिखा नहीं है, लेट आई थी मैं। हाँ कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगी आपको कॉपी। मैं ठीक। आज जो भी मैम ने बताया ना, और जो हाँ, कुछ मैंने अपनी इसमें ऐड करके मतलब लिखा है मैं मैं आई भेज। उस समय पे मैम का चालू हो गया, मैं बोली मैं बीच में कैसे बोलूँ इसके लिए
फिर आप दे दें। हाँ नहीं, मैं आपको पूरा ही फोटो खींच के भेज दूंगी, डोंट वरी। हाँ। ठीक है, ठीक ठीक।
महाराज साहब मैंने भेज दिया है ग्रुप में। थैंक यू इंदु जी। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। चलिए अपन शुरू करते हैं। लास्ट हमने जो क्लास में डिस्कस किया था वो था रिसर्च डिजाइन, कि जब एक्चुअल रिसर्च की जाती है और उस रिसर्च करने से पहले उसका जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि क्या उसकी मेथोडोलॉजी रहने वाली है, डाटा कलेक्शन के वक्त, डाटा एनालाइज के वक्त सैम्पलिंग क्या होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ों को हम पहले से ही एक लिख लेते हैं। ये एक्चुअल रिसर्च नहीं होती है, बट ये रिसर्च का एक पार्ट होती है और ये सुनिश्चित करता है कि हमारी रिसर्च जो है वो गड़बड़ाए नहीं, सब कुछ पूर्व सुनिश्चित तरीके से आगे बढ़ते रहे। कुछ भी ऐसा ना हो कि हम अब क्या करें, अब हमें कैसा करना है, या करना तो ये चाहिए था या कर ये दिया है ना, इस तरीके की सारी चीजों को दूर करने के लिए। तो उस समय मैंने आपसे कहा था कि हम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम सैम्पलिंग की चर्चा करेंगे। ये सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग के कितने टाइप्स होते हैं, है ना, और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, एम्पिरिकल रिसर्चेज होती हैं ना, जिसमें डाटा कलेक्शन जो होता है, अथवा मेजर कैटेगरी के हिसाब से कहूँ तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती हैं, है ना, जिसमें कुछ डाटा होता है जो क्वांटिफाई किया जाता है ना, जो स्टैटिस्टिक्स हो, है ना, कुछ आंकड़े होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, इनमें डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राजेश जी और दीपाली जी, आप जो एक बार प्लेलिस्ट है उसमें से टाइप्स ऑफ रिसर्च में आप देखेंगे तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, है ना, साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा और फिर हम क्लास में भी आपके लिए भी अलग से एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो उस समय ये सैम्पलिंग की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो अब हम ये समझने वाले हैं कि वो सैम्पलिंग क्या होती है। मैं एक बार स्लाइड और चलिए, स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? जी दिख रही है। चलिए सैम्पलिंग को समझते हैं। सैम्पलिंग को समझने से पहले हमें थोड़ा पॉपुलेशन को भी समझना होगा। सैम्पलिंग जो डिराइव किया जाता है वो पॉपुलेशन में से किया जाता है। जैसे कि पहले समझते हैं सैम्पलिंग क्या है। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम ए लार्जर पॉपुलेशन टू कलेक्ट डाटा एंड मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन पॉपुलेशन ये बार बार आ रहा है। पॉपुलेशन क्या होता है ना, सामान्यतः तो पॉपुलेशन माने जनसंख्या होता है, लोग बाग होते हैं। लेकिन आपकी रिसर्च में पॉपुलेशन क्या है, सोच सकते हैं, बता सकते हैं थोड़ा सोच करके कि पॉपुलेशन क्या होगा? हाँ, जो विषय है उसके जितने भी बिंदु होते हैं उस विषय से संबंधित वे सारे उसमें पॉपुलेशन में आएंगे। जिस विषय को हम ले रहे हैं उसके बारे में, या जितनी पुस्तक, अगर हम कोई पुस्तक को ले रहे हैं तो उस विषय से संबंधित कितनी सारी पुस्तकें हैं, तो उस उनमें से उन किस पुस्तकों को हम ले वो सैम्पलिंग हो जाएगी ऐसे। नहीं, हाँ, देखिए पॉपुलेशन कैसे डिसाइड किया जाता है, क्या है हम्म, पॉपुलेशन, हम्म, है ना। तो वो पॉपुलेशन जो होता है
वो आपके रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन से डिफाइन किया जाता है। यस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई एक ऐसी रिसर्च कर रहा हूँ कि किसी एक इंस्टीट्यूट में काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं वो खुश हैं कि नहीं है, मैं कोई ऐसी रिसर्च कर रहा हूँ। तो आप बताइए पॉपुलेशन क्या होगी मेरे लिए? उस वो सारे, इंस्टीट्यूट के जो एम्प्लॉयज हैं, हाँ, सारे एम्प्लॉयज हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? वो पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ कि कर्नाटका में लिटरेसी रेट क्या है, कर्नाटका में लिटरेसी की क्या वो है, स्थिति है, पढ़े लिखे कितने लोग हैं। तो अब जब मैं कोई एक ऐसी रिसर्च कर रहा हूँ तो फिर पॉपुलेशन क्या बन जाएगी मेरे लिए? कर्नाटका की पॉपुलेशन। कर्नाटका स्टेट के जो लोग हैं वो मेरे लिए पॉपुलेशन बन जाएंगे। तो इसका मतलब पॉपुलेशन कुछ भी नहीं होता है, आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है। और उस टॉपिक में भी जो आपने क्लियर, है ना, क्रिस्प रूप से जो रिसर्च क्वेश्चंस डिफाइन किए हैं, उन रिसर्च क्वेश्चन के अनुसार आप अपनी पॉपुलेशन देखोगे। ठीक है, ये समझ में आया पहली बात तो। अब Yes. अब जैसे मान लीजिए कि कर्नाटका स्टेट हमारे लिए हो गई पॉपुलेशन। हम्म। तो अब क्या हम रिसर्च करने के लिए पूरे कर्नाटका के लोग पढ़ेंगे, नहीं। पूरे कर्नाटका के लोगों को देखेंगे? तो फिर आपका जीवन निकल जाएगा। जीवन नहीं तो कब जीवन का बहुत सारा भाग निकल जाएगा। और आप इसको, है ना, 5 वर्ष में तीन, मतलब 3 से 5 वर्ष में कभी फिनिश भी नहीं कर पाएंगे पीएचडी को, फिर क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन में से सैंपलिंग की जाती है। तो पॉपुलेशन सैंपलिंग किसका पार्ट है वो समझ में आया? हम्म। पॉपुलेशन में से ही एक सैंपलिंग ली जाती है जो सैंपल उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आपको ख्याल में आया नहीं आया? एक बहुत ही, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बोलूं तो समझ। आप हाँ। देखते होंगे कि आपने कभी भी ब्लड टेस्ट दिया है, दिया है कभी भी ब्लड सैंपलिंग दी है कि हम्म। नहीं दी है? जी। जब डॉक्टर को कुछ ब्लड की सैंपलिंग लेनी होती है तो वो क्या करता है? आपके पूरे शरीर का खून निकाल लेता है। हाँ, ऐसा करता है क्या कोई? नहीं करता ना? क्यों? है? फिर वो बॉडी में से किसी एक पार्ट में से ब्लड लेता है, मेजरली हाथ वगैरह, है ना, यहाँ कहीं से वो ब्लड लेता है और उस ब्लड पर टेस्ट करता है अपनी लेबोरेटरी में जा करके, है ना। और उस ब्लड में जो कुछ भी आता है वो आपकी लैब रिपोर्ट होती है। उस रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है। होता है कि नहीं होता है? यस। अब वो जो ब्लड है, वो ब्लड वास्तव में आपके पूरे बॉडी के खून को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको ब्लड सैंपल बोलते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो जो बॉटल में उसने जो ब्लड ले लिया है, इंजेक्शन में जो ब्लड ले लिया है, वो अलग है और आपकी बॉडी में कुछ और हो रहा हो। नहीं, सिर्फ उतने से सैंपल के आधार पर आपके शरीर में क्या चल रहा है ये बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? हम्म। तो ये सैंपलिंग का बहुत परफेक्ट उदाहरण है जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि कैसे वो सैंपल हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट, उस छोटी सी डिब्बी में जो खून भरा है, और उस ब्लड के आधार पर रिपोर्ट बनती है, और उस रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर जो है वो आपके बताता है, दवाइयाँ लिखता है और सारी चीजें, ट्रीटमेंट चलता है आपका। ऐसे ही हम जब एज ए रिसर्चर, जब हम कोई डाटा आधारित और जो न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल इनसे आधारित जब रिसर्च करते हैं और कुछ डाटा इकट्ठा करते हैं, तो हम सैम्पलिंग के वक्त उनको देखते हैं जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, है ना, लार्जर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें, है ना। सबको तो पढ़ना नहीं संभव हो सकता है, सबके बारे में तो स्टडी नहीं की जा सकती, उसमें से हम कुछ निकालते हैं। तो देख ली, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग। ये क्या है? ये एक प्रक्रिया है। किस बात की प्रक्रिया है? आप लोग को आवाज आ रही है? बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रही है सर, ठीक है। हाँ, क्योंकि आसपास यहाँ थोड़ा कॉन्फ्रेंस का माहौल है आज। कल भी कॉन्फ्रेंस थी और आज भी है, उसका सेकंड डे है आज, थोड़ा हम्म। सा चले। तो सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है? सेलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। हम इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं, हम व्यक्तिगत चीजों को सेलेक्ट करते हैं, व्यक्तिगत व्यक्तियों को सेलेक्ट करते हैं। फॉर व्हाट? टू सबसेट इंडिविजुअल्स फ्रॉम ए लार्जर पॉपुलेशन, एक बड़ी पॉपुलेशन में से
हम किन्हीं लोगों को सेलेक्ट करते हैं, और वो जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वही क्या कहला जाती है, सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक है, किसके लिए करते हैं आप, टू कलेक्ट डाटा, डाटा इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैन दर्शन में कोई रिसर्च करे कि जैन साधु साध्वियों के जीवन में तनाव, है ना, तनाव प्रबंधन, तनाव, स्ट्रेस, है ना, इस तरीके से कोई रिसर्च करे, अथवा जैन साधु साध्वियों के जीवन में कितनी वो मेंटली हैप्पी हैं, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इस तरीके से किया जाए, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी हमारे लिए, जैन साधु साध्वी। अब जैन साधु साध्वी तो बहुत हैं, ठीक है, और आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो साधु साध्वी होते हैं वे कोई स्पेसिफिक ओरिजिन के नहीं होते कि यहीं रहेंगे, तो विहार विहार करते रहते हैं। तो अब इतने सारे साधु साध्वियों में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, वो सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, और फिर उनको इकट्ठा उनमें से किन साधु साध्वियों का आप अध्ययन कर रहे हैं वो देखना होगा, ताकि आप क्या कर सकें, डाटा कलेक्ट कर सकें, फिर डाटा को एनालाइज कर सकें, और फिर उसको अपनी एक इंटरप्रिटेशन दे सकें। तो ये सारी मेहनत चल रही है किस बात के लिए, ताकि हम न्यू फाइंडिंग्स दे सके, उसमें क्या फाइंडिंग्स में आया हमारे, टू कलेक्ट डाटा एंड मेक इन्फ्रेंसेस। हम किस लिए करते हैं ये सैम्पलिंग, ताकि हम डाटा को इकट्ठा कर सकें और उसके बारे में कुछ निष्कर्ष दे सकें। ठीक है, क्योंकि हर चीज का हम निष्कर्ष ही तो चाहते हैं कि भैया तुम सार क्या है, तुम्हारी 300 पेज की थीसिस है, भैया सार बता दो, है ना, कौन पढ़ता है, कौन कहता है निष्कर्ष क्या है, क्या निकला है, क्या है, ताकि हम वो निष्कर्ष निकाल सकें अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन। पॉइंट टू बी नोटेड, हम निष्कर्ष किस में से निकालते हैं, सैम्पलिंग में से। ठीक है, और स्पीड कर। कंक्लूजन जो ड्रॉ किए जाते हैं वो सैम्पलिंग में से किए जाते हैं, लेकिन वो होते किसके बारे में है, बताइए। अगर सभी के आपको बारे में, सभी साधु साध्वियों के बारे में। यहाँ सभी को हम क्या शब्द इंटायर दे रहे हैं, पॉपुलेशन पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन, सभी है ना। पॉपुलेशन। रिसर्च की मेथोडोलॉजी, जो रिसर्च की टर्मिनोलॉजी है ना, उसको थोड़ा सा भी ध्यान रखिए, है ना। ओके। तो भले ही हम सैम्पलिंग लेते हैं, है ना, लेकिन वो सैम्पलिंग में से हम निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन वो सैम्पलिंग किसको रिप्रेजेंट करती है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट पूरी करती है, पॉपुलेशन। और जो हम जो कुछ भी कह रहे होते हैं वो पॉपुलेशन के बारे में कह रहे होते हैं। ठीक है, हम कर्नाटका के कुछ व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, 1000 होंगे, 2000, 5000, लिमिटेड होगी, लेकिन वो 5000 लोग 5 लाख लोगों के बारे में बता रहे हैं, हम जो फिर निष्कर्ष लेंगे वो 5 लाख लोगों के बारे में होगा। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सावधानी की जरूरत होती है। इट्स ए क्रूशियल टेक्निक इन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालिसिस। ठीक है, सैम्पलिंग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, किस चीज के लिए, रिसर्च के लिए, शोध के लिए, स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े निकालने के लिए, आप कैसे निकालेंगे, है ना, आंकड़े जो आएंगे तो इसी के माध्यम से आएंगे, और फिर जो आंकड़े आएंगे उनका विश्लेषण, जो डाटा एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसके लिए ये जो सैम्पलिंग है ये बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब बहुत सावधानी से की जानी चाहिए, है ना, इसमें असावधानी नहीं चलेगी। इस तरीके से एक बार इंग्लिश में, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। सैम्पलिंग अर्थात नमूनाकरण, है ना, एक बड़ी जनसंख्या से डेटा एकत्र करने और पूरी जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए व्यक्तियों के एक उप समुच्चय का चयन करने की प्रक्रिया है ना। हमारी जो जनसंख्या है उसमें से हम उप समुच्चय, कुछ ग्रुप जो है उसको निकालते हैं, है ना। क्यों निकालते हैं, ताकि हम डाटा एकत्र कर सकें। यह अनुसंधान, सांख्यिकी और डेटा विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण तकनीक है। समझ में आया सैम्पलिंग क्या होता है, आगे बढ़े अपन। चलिए, तो ये हमने सामान्यतः सैम्पलिंग क्या है उसको समझा, अब हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। अच्छा, उससे पहले हम असेंशियल्स फॉर आइडियल सैम्पलिंग, एक आइडियल सैम्पलिंग क्या कहलाती है। हाँ, एक मिनट रुकिए।
चलिए, अब एक सैम्पलिंग जो है वो आइडियल सैम्पलिंग कैसे कहलाती है। देखिए, अब आपको समझ में आ पा रहा है। अब आपकी जो भी फाइंडिंग्स होंगी वो वास्तव में उसका सब्सटेंशियल आधार क्या होगा, ये सैम्पलिंग होगी। और अगर इस सैम्पलिंग में कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर आप समझ लीजिए वही आपका इंटरप्रिटेशन में भी फिर गड़बड़ होगी। अगर सैम्पलिंग ठीक नहीं है तो फिर आप जो जो भी इंटरप्रिटेशन करेंगे उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है, मैं अगर मान लीजिए कर्नाटका की सैम्पलिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो कर्नाटका की ना करके मैं किसी दूसरी स्टेट के करके फिर कर्नाटका के बारे में कुछ कहूँ तो फिर गलत होगा कि नहीं होगा, गलत हो जाएगा, है ना। अथवा अगर मैं कर्नाटका की कर रहा हूँ तो मैं कर्नाटका की कोई एक स्टेट, मान लो सिर्फ बैंगलोर का कर लिया और बाकी सबका नहीं किया, और मैं कर्नाटका के बारे में कहूँ तो फिर भी वो गलत होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए फिर ये सब चीजें फिर आपके रिसर्च को इफेक्ट करेंगी, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगी, पास नहीं हो सकेगी। इसीलिए एक आइडियल सैम्पलिंग क्या होती है, एक आदर्श सैम्पलिंग किसे कहेंगे, उसको देखिए समझते हैं। सबसे पहले आपकी सैम्पलिंग में क्या होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिवनेस, वो प्रतिनिधित्व होना चाहिए। किसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए बताइए, रिसर्चर का। विषय विषय से संबंधित। हाँ, रिसर्चर का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, रिसर्चर्स की मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, शोध नहीं, समस्या का। है ना। वो प्रतिनिधित्व करना चाहिए पॉपुलेशन का। हम्म, सैम्पलिंग किसको रिप्रेजेंट करती है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन। को। और अगर सैम्पलिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है तो वो समझ लीजिए कि वो अच्छी सैम्पलिंग नहीं है। ठीक है, माने हमने जिन लोगों को चुना वो अगर कर्नाटका को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो अच्छी सैम्पलिंग नहीं है। आपको ख्याल में आ पा रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक आइडियल सैम्पलिंग की सबसे पहली जो बात होनी चाहिए वो है कि वो प्रतिनिधि होना चाहिए। जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी जनसंख्या है, उस जनसंख्या का वो प्रतिनिधित्व करता हुआ होना चाहिए। आपको ख्याल में आ रहा है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब हमारे कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जी हैं, या अन्य अन्य कोई भी मिनिस्टर्स हैं, वो जब विदेश में जाते हैं तो वो अपने आप के बारे में नहीं कहते हैं, है ना, वो इंडिया के बारे में कहते हैं। वो जो स्टेटमेंट्स देते हैं वो ये नहीं कहा जाता कि उन्होंने ये कहा। आप कभी नोटिस करेंगे तो ये कहा जाता है इंडिया ये कह रहा है, इंडिया ये मान रहा है, इंडिया का ये कहना है। तो वो कहीं ना कहीं उस इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिवनेस उनके अंदर होती है। वो जो डिसीजन लेते हैं वो कहा जाता है कि इंडिया ने लिया। अब कोई घर में बैठा टुल्लू लाल है, वो कह ले कि नहीं हम तो नहीं मानते ऐसा, तो आप मानो ना ना मानो, लेकिन वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, भारत की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी से चुने गए हैं ना। ठीक है, वो सबने वोटिंग हुई है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से वो जो कहते हैं माने भारत कह रहा है वो, तो वो रिप्रेजेंटेटिवनेस वहां भी होती है। तो द सैंपल शुड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, है ना। एक सैंपलिंग में जो खूबी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वो एक्यूरेटली माने सटीक रूप से, है ना, रिफ्लेक्ट कर रहा हो पूरी पॉपुलेशन को। ठीक है, पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, है ना। अगर विविधताएं हैं, है ना, डिफरेंसेस हैं, तो उन डिफरेंसेस के बीच कहीं ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति रह ही गया या एक डिफरेंस रह ही गया। विविध प्रकार के लोग हैं तो विविध प्रकार के लोगों में वो विविधताएं उसमें होनी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं किसी स्कूल के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ तो स्कूल में तो अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स हैं। हम सिर्फ अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट पर ही रिसर्च कर दें और बोलें कि इस स्कूल के ऐसे स्टूडेंट हैं, तो क्या वो सही होगी उस स्कूल के बारे में रिसर्च? नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ होशियार बच्चों को कर दिया। अगर सिर्फ ढोर बच्चों को या, है ना, बेवकूफ बच्चों को ही हम कलेक्ट कर करके उनके बारे में रिसर्च करते हैं तो क्या वो सही होगा? तो भी वो गलत होगा। तो हम उस स्कूल में जो सैंपलिंग ग्रहण करें वो सैंपलिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो पूरे स्कूल के में जो विविध बच्चे हैं उन विविधताओं को रिप्रेजेंट कर रहे। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट समझ में आया। पॉपुलेशन को तो रिप्रेजेंट करता ही हो, बट पॉपुलेशन के साथ साथ जो पॉपुलेशन में जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को भी वो रिप्रेजेंट करता हो। तब जाकर के हम अच्छे तरीके से वो कहेंगे कि ये एक आइडियल सैंपलिंग है। तो इसमें विविधताएं भी होनी चाहिए।
अगला क्या है, सैम्पलिंग। उससे अच्छी एक आइडियल सैम्पलिंग वो होती है जिसमें रैंडम सिलेक्शन हो। इसीलिए टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग भी फिर दो तरीके के हो जाते हैं, विच वी विल लर्न फर्दर। एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, है ना, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। एक सैंपल अच्छा वो है जिसमें रैंडमाइजेशन हो, है ना, रैंडम हो। क्या अर्थ है इसका? मतलब देखिए, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही डिसाइडेड हो कि हम किन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्या डिसाइड होना और क्या नहीं होना वो समझना पड़ेगा, ठीक है। हम अब जिन लोगों को चुनेंगे अपने शोध के लिए, वो पहले से डिसाइडेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, ठीक है, अरुणा जी आप तैयार रहना, इंदु जी आप तैयार रहना, राजेश जी है ना, अपन तैयार रहेंगे और अपन सैम्पलिंग का है ना, आप आपके बारे में, आपके व्यूज क्या हैं, आपके क्या हैं, ये बस जान लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है ना। मैंने आपको पहले से बोल दिया है कि आप ही के बारे में अध्ययन किया जाएगा, आपके बारे में ही पढ़ा जाएगा। तो क्या ये रैंडम सिलेक्शन कहलाया? नहीं। नहीं, ये तो फिक्स्ड हुआ सब कुछ। तो एक आइडियल सैम्पलिंग वो होती है जिसमें रैंडम सिलेक्शन होता है। और रैंडम सिलेक्शन वो होता है कि हर एक पॉपुलेशन का इक्वल चांस है, ठीक है। हर एक व्यक्ति की प्रोबेबिलिटी है कि उसके बारे में शोध किया जा सकता है। तो पहले से फिक्स नहीं होता है, पहले से डिसाइडेड नहीं होता है, सर्टेन नहीं होता है कि हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे, इनके बारे में ही अध्ययन करेंगे, है ना। उसमें एक प्रोबेबिलिटी होती है किसी के सिलेक्शन की। तो सबसे पहला रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए। ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन शुड हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, ठीक है। सबके सिलेक्शन के इक्वल चांस होने चाहिए, तो ये एक अच्छी सैम्पलिंग मानी जाती है, ठीक है। इसी को हिंदी में कहेंगे यादृच्छिक चयन, है ना, रैंडम सिलेक्शन। सभी की, है ना, चयन करने के चांसेस जो हैं, चुने जाने के जो अवसर हैं वो समान होने चाहिए। जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने का समान अवसर होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगली एक आइडियल सैम्पलिंग होती है, वो होगी जिसमें एडिक्वेट सैंपल साइज हो। माने एक अच्छा पर्याप्त नमूना हो, पर्याप्त, है ना, हम लोग सामग्री इकट्ठी करें। यद्यपि पूरे पॉपुलेशन को स्टडी नहीं किया जा सकता ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशन, है ना। सब पूरी पॉपुलेशन को तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन पॉपुलेशन में जितने से ज्यादा पॉपुलेशन हो हमारी सैम्पलिंग में, वो अच्छा है। तो जितना अच्छा सैंपल साइज हो उतना ही अच्छा आपकी रिसर्च भी होती है, उतनी ही फाइंडिंग्स एक्यूरेट होती हैं। जितनी एक्यूरेट आपकी फाइंडिंग्स हो, मतलब जितना एक्यूरेट आपका डाटा होगा, उतनी अच्छे तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकेंगे और फिर उतना ही एक्यूरेट आपका इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए एक अच्छा सैंपल साइज होना चाहिए ना। 5 लोगों से पूछ करके आप ये नहीं कह सकते ये सबका यही मत है। अब देखना हम लोग कितने बायस्ड हैं अपनी रियल लाइफ में, है ना। 2 लोगों के ओपिनियन को हम कह देते हैं पूरी क्लास ये कह रही है, कह देते हैं, कई बार ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं। लेकिन पूरी क्लास जरूरी नहीं है वही मान रही हो। आपको ख्याल में है, हमने 5 लोगों को, कर्नाटका के 5 लोगों के बारे में पूछा, उनके बारे में देखा कि वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, है ना। और उन 5 लोगों के बारे में ही हम अपनी फाइंडिंग निकाल दे कि भैया कर्नाटका के लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं अथवा नहीं है, अथवा जो भी है जैसा भी। तो क्या ये सही स्टडी होगी? सिर्फ 500 लोगों को पढ़ करके या 5 लोगों को, 50 लोगों को पढ़ करके अगर आप कुछ कहें तो ये एक अच्छा नहीं है ना। इतने बड़ी स्टेट में से जहाँ लाखों लोग हैं और लाखों लोगों में से आप सिर्फ 50 लोगों को पढ़ करके कुछ कहें, तो ये अच्छा नहीं है। तो इसीलिए फिर अब क्या हो, अच्छा क्यों नहीं है? फिर इस रिसर्च की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि इस रिसर्च की एक्यूरेसी नहीं है ना। हो सकता है कि रियलिटी उसके बियॉन्ड हो, तो इसीलिए इस रिसर्च को फिर अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसमें एडिक्वेट सैंपल साइज होना चाहिए। द सैंपल शुड बी लार्ज इनफ टू प्रोवाइड द रिलायबल रिजल्ट्स, है ना। ऐसे मैंने, अगर हमारा ज्यादा सैंपल साइज होगा तो फिर हम उसमें से हाँ, विश्वसनीयता भी रहेगी, उसकी रिलायबिलिटी भी रहेगी, ट्रस्टेबिलिटी भी रहेगी। और अगर ज्यादा नहीं होगा तो फिर वो ट्रस्टेबल नहीं है। पर्याप्त नमूना आकार,
विश्वसनीय परिणाम प्रदान करने के लिए नमूना पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कई बार जिन्हें आप देखिए जिन्हें ब्लड सैंपल देने में थोड़ा सा है ना कष्ट होता है, वो कहते हैं इतना सारा क्यों ले रहे हो, इतना सारा क्यों ले रहे हो, थोड़ा सा ले लो, ये पूरी बोतल भर के क्यों ले जा रहे हो, ऐसा डर लगता है ना, पूरा इंजेक्शन भर लिया, पूरी बोतल भर के क्यों ले जा रहे हो, थोड़ा सा ले लो भैया। थोड़ा से के वो बार बार उसको अच्छी तरीके से देखते हैं, उसको अच्छी तरीके से चेक करते हैं, है ना, ताकि वो पर्याप्त रूप से आपकी पूरी बॉडी के ब्लड को रिप्रेजेंट करे। तो इसलिए जितना अच्छा सैंपल साइज होगा उतनी ही अच्छी आपकी रिसर्च भी मानी जाएगी। ठीक है, आगे चौथा, अनबायस्ड होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। देखो, थ्रू आउट योर होल रिसर्च आपको अनबायस्ड रहना होगा अगर आपको एक अच्छी रिसर्च करनी है। और अगर आप बायस्डनेस से शुरू करते हो, पक्षपात से शुरू करते हो, तो वो ना तो रिसर्च अच्छी कहलाएगी और ना ही वो सैम्पलिंग अच्छी कहलाएगी। ठीक है, तो आप जब सैम्पलिंग कर रहे हैं तो वो कैसे होनी चाहिए, अनबायस्ड, माने लोगों के सिलेक्शन में अनबायस्ड होना चाहिए। ठीक है, माने पक्षपात से लोगों को सेलेक्ट नहीं करें। ठीक है, मेथड्स में भी आपको है ना अनबायस्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से द सैम्पलिंग मेथड शुड नॉट फेवर सर्टेन मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन ओवर अदर्स। हम जो मेथड्स अपना रहे हैं, हमारे जो क्राइटेरियाज हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मेंबर्स को वो ज्यादा फेवर करें। कौन से मेंबर्स को, जो सैम्पलिंग के मेंबर्स हैं, जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, ऐसा ना हो कि वो सर्टेन मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन ओवर अदर्स, है ना, किसी के मुकाबले किसी अन्य को वो ज्यादा फेवर कर रहे हो। तो ना मेथड ऐसे होने चाहिए और ना सैम्पलिंग ऐसी होनी चाहिए, तो अनबायस्ड होना चाहिए, तो वो एक आइडियल सैम्पलिंग है ना। निष्पक्षता, चौथे नंबर का पॉइंट, सैम्पलिंग विधि जनसंख्या के कुछ सदस्यों को दूसरे की तुलना में पक्षपात नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है प्रिसीजन। द सैंपल शुड प्रोवाइड रिजल्ट्स विद मिनिमल मार्जिन ऑफ एरर। प्रिसाइज होना चाहिए। कैसा प्रिसाइज होना चाहिए कि उसमें कुछ गुंजाइश नहीं होनी चाहिए गलतियों की, त्रुटियों की। अगर आप प्रॉपर, देखो गलती नहीं होनी चाहिए ये तो एक आइडियल बात है, लेकिन एक्चुअल में तो उसमें गलती का मार्जिन कम होना चाहिए, गलती की संभावना कम होनी चाहिए। आप तो अपनी तरफ से पूरी कॉन्शियसली कर रहे हैं, अलर्ट होकर के अच्छी तरीके से कर रहे हैं, है ना, तो लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें गलती गलती की संभावना कम हो। द सैंपल शुड प्रोवाइड रिजल्ट विद मिनिमल मार्जिन ऑफ एरर। सटीकता, नमूना न्यूनतम त्रुटि सीमा के साथ परिणाम प्रदान करना चाहिए। अगला है प्रैक्टिकलिटी। द सैम्पलिंग मेथड शुड बी The sampling method should be feasible in terms of time, cost and resources. ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हमें बहुत ज्यादा बड़ा सैंपल लेना है, बहुत ज्यादा सैंपल लेना है। देखो, सैंपल एक अच्छे साइज का होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि इतना बड़ा हो जाए कि आपका खत्म ही नहीं हो रहा है सैंपलिंग का। आपको ये ध्यान में रहना चाहिए, जो सम्यक ज्ञान के अंगों में कहा जाता है ना, अन्यूनम अनधिकम, ना तो वो बहुत कम होना चाहिए और ना वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब ये एक रिसर्चर की अपनी समझ पर निर्भर करता है। अन्यूनम अनतिरिक्तम, ना तो वो अन्यून हो, ये मैं आपको संस्कृत के शब्द कह रहा हूँ, हमारे जैन आचार्यों ने इसको सम्यक ज्ञान के स्वरूप के अंतर्गत कहा है, जो मैं यहाँ सैम्पलिंग में आपको समझा रहा हूँ। जैन आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञान कैसा है, सम्यक ज्ञान वो है जो ना कम जाने न जाना जाने, जैसा है वैसा जाने, याथा तथ्यम बिना च विपरीतात्, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जाने विपरीतता के बिना। ऐसे में सैम्पलिंग के लिए आपको कह रहा हूँ। अब आप मुझे सर सैम्पलिंग कितनी की करें, तो ना तो वो अन्यून हो, ना तो कम हो, ना अनतिरिक्त हो, ना वो ज्यादा हो। अगर कम होगी तो क्या प्रॉब्लम है बताइए, कम के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया ना। बताइए, अगर सैम्पलिंग कम होगी तो क्या दिक्कत है। कम होगी तो सब पर सबके लिए सही निर्णय नहीं निकलेगा। एक तो विश्लेषण में भी दिक्कत आएगी और वापस सही निर्णय नहीं होगा। हम 100 बच्चों का कर रहे हैं और सिर्फ 5 बच्चों के आधार पर अगर हम किसी बात का निर्णय करते हैं
तो वहां पर निर्णय सही नहीं है। तो फिर हम उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, है ना। सबसे विश्वास पहला विश्वास को मिलेगा। विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह हाँ, खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कम के। कोई बात नहीं, आपको विश्वास करना है तो मैं ज्यादा से ज्यादा ले लेता हूँ और ले लेता हूँ और ले लेता हूँ। ओवर एंथुसियास्टिक लोग होते हैं ना, बहुत अति उत्साही, हम तो ऐसे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। मान लो हम बहुत ज्यादा ले लें तो उसमें क्या दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत तो समय की है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेने से एक हाँ, तो संशय भी बढ़ेगा और उस समय में हम अपने कार्य को कर नहीं पाएंगे। बहुत सुंदर। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी आपको टाइम मैनेजमेंट की। यस। टाइम मैनेजमेंट, भैया हाँ पीएचडी है ये, आपका जिंदगी का प्रोजेक्ट थोड़ी ना है, अपने लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट थोड़ी ना है ना। आपको डेजर्टेशन लिखनी है तो भैया आपको उसके टाइम में खत्म करना पड़ेगा, है ना। अगर पीएचडी लिखनी है तो उसके टाइम पीरियड पे खत्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो अफेक्ट करेगा, है ना। फिर ज्यादा से ज्यादा सैम्पलिंग करेंगे तो फिर आपके कॉस्ट पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, जो है ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे, जो भी चीज होंगे, जो रिसर्चर्स होंगे, आप उनको बुलाएंगे तो कुछ तो पैसे देंगे या जो भी जैसा होगा, है ना। और रिसोर्सेज जो आप करेंगे वो भी फिर आपको ज्यादा चाहिए पड़ेंगे। तो उन सबको मैनेज करना फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। इसलिए प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, जितना आप कर सकें ना, जितनी आप में सामर्थ्य हो एक अच्छे आइडियल रिसर्च के लिए, उतना होनी चाहिए। तो इसलिए व्यावहारिकता जो है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है एक आइडियल सैंपलिंग के लिए ना। सैंपलिंग विधि समय, लागत और संसाधनों के मामलों में व्यवहार्य होनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए। ये समझ में आया आपको सैंपलिंग क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, एक आइडियल सैंपलिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना। व्हाट इज सैंपलिंग, सैंपलिंग क्या है, नमूनाकरण किसे कहते हैं, एक अच्छा नमूनाकरण क्या कहलाता है, एक व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सैंपलिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग हाथों हाथ। ना, हाँ, दूसरा बोले नमूनाकरण किसे कहते हैं, दूसरा हाँ, एक व्हाट आर आदर्श द सैंपल। What एक are the आदर्श essential characteristics of an ideal sampling? एक आदर्श सैंपलिंग के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, अथवा आदर्श सैंपलिंग के आवश्यक तत्व बताइए। रिसर्च डिजाइन वाला आप लोग ने लिख लिया था क्या, रिसर्च एक डिजाइन से मिनट। रिलेटेड एक बार देख लीजिए। नहीं, प्रश्न नहीं दिया था। नहीं, प्रश्न नहीं दिया था सर आपने। लिख लीजिए। हाँ। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसर्च डिजाइन, अथवा व्हाट इज रिसर्च डिजाइन, शो डिजाइन की परिभाषा बताइए, है ना। गिव द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, इनमें से कोई भी एक ही बात है ये सारी, है ना। फिर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, ये साथ में भी पूछा जा सकता है बड़े के रूप में, या अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज रिसर्च डिजाइन एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। इनको कंबाइंडली भी पूछा जा सकता है और अलग अलग भी पूछा जा सकते हैं। कंपोनेंट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, तत्व क्या बोलेंगे? शोध डिजाइन के आवश्यक तत्व, शोध डिजाइन के, तत्व बोलेंगे ना। है ना, घटक भी कह सकते हैं। चलिए, आज हम टाइप्स ऑफ सैंपलिंग पढ़ लेते हैं, फिर इनके भी जो सब टाइप्स हैं वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो दो मेजर टाइप्स हैं सैंपलिंग के, एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, तो अब ये अगला क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। इसी में ही और एक ऐड कर दिया, व्हाट आर द टाइप्स एंड सब टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, है ना। जी। नमूनाकरण के भेद प्रभेद प्रकार एवं बताइए। उप प्रकार कौन कौन से हैं? हाँ, प्रकार प्रकार भेद प्रभेद ये। बताइए। चलिए, जी। तो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग अपन समझते हैं, तो मेजर दो भेद हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। देखिए, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग किसे कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अ मेथड ऑफ सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स फॉर ए स्टडी। ठीक है, आप प्रतिभागियों को चुनते हैं, किसके लिए चुनते हैं, आप अध्ययन करने के लिए।
तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में वो कहलाती है जब जब आप प्रतिभागियों को चुन रहे हो। कैसे चुन रहे हो? वेयर एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज ए नोन एंड नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। क्या मतलब है कि हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उसके सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के इक्वली चांसेस हैं। वहां होती है प्रोबेबिलिटी। हम जैसे कल मैं आपसे कहूँ कि कल प्रेजेंटेशन होगी, किसकी होगी? किसी की भी हो सकती है। तब ये किसी की भी हो सकती है, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। नहीं नहीं सर, आप बताइए ना, रोल नंबर से होगी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से होगी कि जिसके ज्यादा नंबर आए हैं उसके पहले होगी, जो शैतान है वो पहले, मतलब ये किस आधार से होगी? किसी आधार से नहीं होगी, किसी भी आधार से हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो होती है जहां प्रतिभागियों के चयन करने की इक्वली संभावना और असंभावनाएं दोनों हों। ठीक है, ये समझ में आया आप सभी को? Probability sampling is a method of selecting participants for a study where every member of the population has a known and non-zero chance of being selected. This approach allows researchers to make statistical inferences about the entire population based on the sample. तो ये जो अप्रोच होती है, ये इस अप्रोच का फायदा क्या होता है कि इससे ज्यादा सटीक निर्णय जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। की फीचर्स क्या हैं इसके? देखिए, सबसे पहला तो रैंडम सिलेक्शन होता है। इसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा वो रैंडमली किया जाएगा। जो पार्टिसिपेंट्स आर चूजन थ्रू ए रैंडम प्रोसेस, कोई भी रैंडम प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अ, अगर किसी एक क्लास में करना हो तो आर नाम से जितने लोग हैं पहले उनकी प्रेजेंटेशन होगी, तो ये एकदम से रैंडम हो गया, है ना। पहले इवन इवन लोगों की होगी, ऑड लोगों की होगी, मैंने ऐसे रोल नंबर हो इवन ऑड के हिसाब से, तो वैसे भी हो सकता है। ये सब क्या है? ये सब एक तरीके से रैंडम सिलेक्शन का भी एक प्रोसेस है। नोन प्रोबेबिलिटी, द लाइक्लीहुड ऑफ ईच इंडिविजुअल बीइंग सेलेक्टेड इज नोन, है ना। तो हर प्रतिभागी के चुने जाने की अपनी एक संभावना होती है और उस संभावना का सबको ज्ञान होता है। कोई अगर कहे कि हमें क्यों चुन लिया, तो हमने आपसे बोला था ना कि किसी को भी चुन सकते हैं। तो किसी को भी चुना जा सकता है, इससे ही सबको ये रियलाइज हो जाता है कि हमारी चुने जाने की भी संभावना है। तो एक प्रोबेबिलिटी होती है चुनने की। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिवनेस। वही सैंपल है तो वो तो रिप्रेजेंटेटिव होना ही चाहिए, जहां भी हो, कोई भी हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो नॉन प्रोबेबिलिटी हो, है ना। द सैंपल इज लाइकली टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो सैंपल तो वही है जो अपने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। हमने काफी डिस्कस कर लिया, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जनरलाइजेबिलिटी, रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज टू द लार्जर पॉपुलेशन, है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है, तो प्रोबेबिलिटी में आप किसी को भी रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और वो रैंडमली सिलेक्शन में अलग अलग तरीके के लोग आ जाते हैं। और जब वे अलग अलग तरीके के लोग आते हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इसका की फीचर्स हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है? जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है उसे देखिए। Non-probability sampling is a method of selecting participants for a study where individuals are chosen based on a non-random criteria. इसमें जो पार्टिसिपेंट्स चूज किए जाते हैं वो किसके आधार से किए जाते हैं? एक किसी नॉन रैंडम क्राइटेरिया के माध्यम से। नो एंड नॉट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ नोन चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, और हर किसी के सिलेक्शन के इक्वल चांस नहीं होते। This approach is often used when probability sampling is not feasible or when targeting specific groups. ऐसा कब होता है? ऐसा तब किया जाता है जब हम probability sampling नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर सकते हो, अथवा मान लीजिए कि हम किसी स्पेसिफिक लोगों के बारे में ही पढ़ना चाह रहे हो, उन्हीं को ही स्टडी करना चाह रहे हो, तो फिर उन्हीं को ही करते हैं, किसी को रैंडम को सेलेक्ट नहीं करते हैं। आपको ख्याल में आ रहा है? अगर मान लीजिए कि किसी एक पाठशाला का अध्ययन कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं पाठशाला के उन्हीं बच्चों का अध्ययन करेंगे, बाकी और दुनिया में जितनी पाठशालाएं चल रही हैं उनका अध्ययन जो है वो नहीं किया जाएगा।
की फीचर्स क्या हैं इसके? सबसे पहले तो नॉन रैंडम सिलेक्शन होता है, पार्टिसिपेंट्स आर चूजन थ्रू नॉन रैंडम मेथड्स। ना किसी भी नॉन रैंडम मेथड्स कौन कौन से हैं वो हम आगे इनके भेदों में पढ़ेंगे। अननोन प्रोबेबिलिटी, द लाइक्लीहुड ऑफ ईच इंडिविजुअल बीइंग सेलेक्टेड इज नॉट नोन, है ना। उनके उनकी जो सिलेक्शन के जो क्राइटेरिया होते हैं उनमें से ना उनको सेलेक्ट किया ही जाएगा ऐसा नहीं, क्योंकि हम स्पेसिफिकली हो जाते हैं कि हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, हम इन्हीं को ही करेंगे, तो फिर वहां पर फिर उनके सिलेक्शन के चांसेस, बाकी के सिलेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। पोटेंशियल बायस, द सैंपल में नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। इसमें एक दिक्कत ये है कि जब आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं किसको सेलेक्ट करना है, उसमें रैंडमाइजेशन नहीं होता है, तो फिर उसमें बाइसनेस भी हो सकती है ना। हम एक क्लास कोई पढ़ें या किसी विशेष को पढ़ें तो उसमें बाइसनेस के चांसेस होते हैं। और फिर जब आप किसी पहले से ही स्पेसिफिक हो जाते हो तो फिर वो सब पे लागू होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ये जो क्या है, ये लिमिटेशन है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने उसको यहाँ पर समझा। अब इनके भी भेद हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 4 भेद हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के भी 4 भेद हैं, इन सब के भी 4 भेद हैं। उन भेदों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी इतना ही रहने देते हैं। तो आज हमने सैम्पलिंग, उसके फीचर्स, एक आइडियल सैम्पलिंग क्या है वो समझा, और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग और उन दोनों के ही जो की फीचर्स हैं उनके बारे में हमने समझा। ठीक है, यस सर। ओके। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पीएचडी के जो स्टूडेंट, अभी तो सिर्फ दीपाली जी हैं, आप एक बार पुराने वीडियोस को भी गो थ्रू कर लीजिए, स्टडी मटेरियल को भी देख लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है ना। और बाकी आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर्स लिखना आप शुरू कीजिए, वरना एक साथ फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो आप लोग लिखना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर क्या पेपर पूरा हिंदी में ही लिखना पड़ेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का? नहीं, आप थीसिस किस में लिख रहे हैं? थीसिस हिंदी में लिखूंगी मैं। आप थीसिस हिंदी में लिखेंगे ना, तो फिर आपको हिंदी में ही लिखना है। ओके, हिंदी में ही आप पेपर लिखना पड़ेगा। हाँ, सो इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर राइटिंग थीसिस इन हिंदी लैंग्वेज, देन यू आर सपोज टू राइट योर पेपर इन हिंदी। ओके सर। थोड़े वर्ड्स इंग्लिश के हो चल सकते हैं? थोड़े बहुत वर्ड्स चल जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन लैंग्वेज वही होनी चाहिए। तो इसीलिए आपकी जो थीसिस की लैंग्वेज हो वही आप अपने पेपर की लैंग्वेज चुनिए, इसीलिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों को रख रहा हूँ। आपकी जो भी लैंग्वेज हो आप उसको चुनिएगा। करेक्ट। ओके सर। ओके, ओके, थैंक सर यू सर। एक और प्रश्न है मेरा। हाँ बोलिए। सर आपने जो बताया कि सैंपलिंग जैसे पॉपुलेशन में होती है, और पॉपुलेशन मतलब किसी से भी सैंपल के लिए वो होती है जहाँ से हम सिलेक्शन करते हैं, मतलब सैंपल लेते हैं। तो यदि कोई मतलब बुक्स वगैरह से हमें सैंपल लेना हो तो इन दैट केस? नहीं, ये जो सैम्पलिंग की जाती है ना, ये स्टैटिस्टिकल डाटा के लिए, जहाँ आंकड़े जरूरी होते हैं। अगर आप आचार अंग पे अध्ययन कर रहे हैं तो हमें कोई आंकड़े थोड़े ना निकालने हैं, हमें उसके लिए तो वो अप्रोच ही चेंज हो जाएगी, वो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं होगी। क्वांटिटेटिव नहीं होती। हाँ, तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए होता है, जहाँ जी डिजिट्स चाहिए हो, नंबर चाहिए हो, स्टैटिस्टिक्स चाहिए हो, उसके लिए जरूरी है। जी सर, ठीक है उसमें ठीक है। जय जिनेंद्र सभी को। जय हिंद सर। जय जिनेंद्र सर, थैंक यू सर।